पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के कुछ अवधारणाओं को समझाते हुए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में उन्हें समझने का प्रयास किया था। कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं आज के वीडियो में। प्लेटो की चिंतन पद्धति क्या थी? तो किन्हीं 4 पद्धतियों के नाम बताइए या किन्हीं 2 पद्धतियों के नाम बताइए। तो प्लेटो ने जो रचनाएं लिखी उनमें उसने जिन पद्धतियों का प्रयोग किया वे हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। इसका अर्थ है तर्क वितर्क के द्वारा अपनी बात को समझाना। विश्लेषणात्मक पद्धति अर्थात अपनी सिद्धांत को समझाने के लिए पूरा विश्लेषण करना। सोद्देश्यात्मक अर्थात किसी उद्देश्य के लिए अपनी बात कहना। निगमनात्मक अर्थात जो विचारक है वो किसी समाधान की कल्पना करता है। कोई समस्या है समाज में और उस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक तो समस्या का वैज्ञानिक समाधान बताता है, किंतु एक जो दार्शनिक है वो उसका एक काल्पनिक समाधान सोचता है और उस समाधान को समाज पर लागू करता है। तो इसलिए निगमनात्मक पद्धति है वो आगमनात्मक पद्धति से उल्टा मानी जाती है, विपरीत मानी जाती है। तो प्लेटो ने कौन सी चिंतन पद्धति को अपनाया, निगमनात्मक या आगमनात्मक? तो हम कहेंगे निगमनात्मक चिंतन पद्धति। वस्तुतः प्लेटो पहला विचारक था जिसने निगमनात्मक पद्धति से सभी अपने ग्रंथों को लिखा था। सादृश्यात्मक, सादृश्य का अर्थ है उदाहरण के द्वारा अपनी बातों को समझाना, और ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत विचारक जो है वो इतिहास के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इन सभी पद्धतियों का प्लेटो ने अपने लेखन में प्रयोग किया। दूसरा प्रश्न आता है संवाद। प्लेटो के बारे में संवाद शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यह आ जाता है कि संवाद किसे कहते हैं? तो सामान्य बातचीत में तो हम संवाद बातचीत करने को कहते हैं, वार्तालाप करने को कहते हैं, लेकिन प्लेटो के संदर्भ में संवाद शब्द का विशेष महत्व है। तो अब वो क्या होता है? संवाद को समझाइए, प्लेटो के संवाद को समझाइए। यदि यह प्रश्न आता है तो हमें इसका उत्तर इस तरह से लिखना है कि प्लेटो के जो सभी ग्रंथ हैं वो प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए थे या संवाद शैली में लिखे गए थे। अर्थात प्लेटो के ग्रंथों में कुछ पात्र होते हैं, वे जो पात्र हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं और उस चर्चा को ही प्लेटो ने अपने ग्रंथों में दिखाया है। तो संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे होने के कारण प्लेटो के ग्रंथों को डायलॉग या संवाद ही कहा जाता है। तो संवाद किसको कहा जाता है? प्लेटो के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का एक सामान्य नाम, एक लोकप्रिय नाम है संवाद। तो संवाद कौन से? सभी ग्रंथों को सामान्य भाषा में संवाद कहा। तो संवाद अथवा, अब संवाद होता क्या है? उनको संवाद तो कहा, लेकिन क्यों कहा तो उसकी व्याख्या भी करनी है। तो संवाद अथवा द्वंद्वात्मक पद्धति यह एक चिंतन की प्रणाली है। डायलॉजिकल जो मेथड है, संवाद शैली क्या होता है कि उसमें विचारक जो है, 2 विचारक होते हैं, वो किसी समस्या पर बातचीत करते हैं और तर्क वितर्क करते हैं और तर्क वितर्क के परिणाम स्वरूप वो सत्य पर पहुंचते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो प्लेटो ने संवाद शैली में ही अपने सारे ग्रंथ लिखे थे। सभी ग्रंथों में प्रमुख पात्र जो था वो सुकरात था। सुकरात किसका नाम है? सुकरात प्लेटो के गुरु का नाम है, किंतु अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए या जो कुछ भी प्लेटो ने सीखा वो अपने गुरु से सीखा, उसी को याद रखने के लिए श्रद्धा स्वरूप या आदर स्वरूप प्लेटो अपनी जो बात है संवादों में वो जिस पात्र से कहलवाता है उस पात्र का नाम सुकरात है। तो इसलिए यह प्रश्न यदि आ जाता है या आपको पता होना चाहिए कि सुकरात कौन है, तो सुकरात प्लेटो के संवादों का एक प्रमुख पात्र भी है, यह भी उत्तर सही है, और सुकरात प्लेटो का गुरु भी है, यह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, यह भी बात सही है। तीसरा प्रश्न, दार्शनिक राजाओं पर प्रतिबंध। तो दार्शनिक राजा की अवधारणा हमने पिछले वीडियो में देखी। अब आ जाए यह प्रश्न आ जाए कि प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए। तो पहले तो हमें यह बताना है कि प्लेटो दार्शनिक राजाओं को अपने विवेक के अनुसार शासन करने की छूट देता है। अर्थात दार्शनिक राजा में इतना विवेक होता है कि
उसे सामान्यतः किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। प्लेटो यह खुली घोषणा करता है कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून का कोई स्थान नहीं है। उसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द ही कानून की तरह ही होगा। किंतु फिर भी प्लेटो दार्शनिक राजाओं को अपवाद स्वरूप 4 प्रतिबंध लगाता है। अब ये 4 प्रतिबंध कौन से हैं? तो पहला, प्लेटो यह निर्देश देता है दार्शनिक राजाओं को कि राज्य में अत्यधिक गरीबी या अत्यधिक अमीरी या आर्थिक संपन्नता न हो। दूसरा, दार्शनिक राजा लालच में आकर के अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं करे और आलस में आकर के अपनी वर्तमान सीमाओं को खो भी न दे या युद्ध में हार भी नहीं जाए और साम्राज्यवादी अर्थात अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास भी नहीं करे। जितनी सीमा उसकी है, अपनी मौलिक सीमा, बस उसी सीमा को कायम रखे। तीसरा जो प्रतिबंध है वो निर्देश देता है कि न्याय सिद्धांत को कायम रखे। अब न्याय सिद्धांत कौन सा? जो प्लेटो ने बताया है, आत्मा की त्रिगुणात्मकता, जिसके आधार पर राज्य में 3 प्रकार के वर्ग होते हैं। प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजाओं को उसी सिद्धांत पर अपने राज्य का निर्माण करना चाहिए। और चौथा जो है, जिस शिक्षा पद्धति की बात प्लेटो ने की है, उस शिक्षा पद्धति पर के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। केवल ये 4 मर्यादाएं प्लेटो ने लगाई हैं। प्लेटो के बारे में जानने के लिए इन चारों मर्यादाओं को याद रखना बहुत ही जरूरी है। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन में हम उसकी यदि आलोचना करेंगे, अनेक स्थानों पर इन चारों बातों का जिक्र, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट आंसर आ जाए या वेरी शॉर्ट आंसर आ जाए कि प्लेटो ने कौन से प्रतिबंध लगाए हैं दार्शनिक राजाओं पर, तो ये 4 प्रतिबंध लगाए हैं। इन्हीं मर्यादाओं के अधीन दार्शनिक राजाओं को अपना शासन करना चाहिए। प्लेटो की रचनाएं। अब प्रश्न आ जाता है कि प्लेटो ने कितने ग्रंथ लिखे, या प्लेटो के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए, या राजनीति के दृष्टिकोण से प्लेटो ने कौन से ग्रंथ लिखे, या प्लेटो की सर्वप्रमुख रचना कौन सी थी। इतने सारे प्रश्न हैं, तो इन सब को हम सामूहिक रूप से यहाँ समझते हैं कि प्लेटो के द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या है वो लगभग 36 या 38 मानी जाती है। किंतु उनमें से प्रामाणिक ग्रंथ की यह ग्रंथ वास्तव में प्लेटो के द्वारा ही लिखे गए हैं वो 28 हैं। शेष जो 8 या 10 ग्रंथ हैं उनके बारे में प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो प्लेटो ने ही लिखे हैं या किसी अन्य ने। प्रामाणिक ग्रंथों की जो प्रमुख जो ग्रंथों की सूची है उनमें से अपोलोजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, जॉर्जियास, मीनो, क्रीटो, प्रोटागोरस, सिंपोजियम, फिडो, ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो जिनकी जो कंटेंट है या जिसके अंदर जो मुख्य विषय वस्तु है वो दार्शनिक प्रकृति की है। हालांकि प्लेटो संपूर्ण जीवन को लेते हुए ही अपने ग्रंथों की रचना करता है, यानी कि ऐसा विभाजन हम नहीं कर सकते कि यह ग्रंथ केवल दर्शन से संबंधित है, यह ग्रंथ केवल राजनीति से या केवल समाज से। किंतु फिर भी ये दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जो अन्य कुछ ग्रंथ है राजनीतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनकी यहाँ पर सूची है। वो है रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लॉज। उनमें से रिपब्लिक जो है वो प्लेटो का सर्वश्रेष्ठ और उसकी महानतम कृति मानी जाती है, राजनीति के दृष्टिकोण से भी और सभी ग्रंथों में भी यह सरताज है रिपब्लिक ग्रंथ। प्लेटो ने सबसे अपने जीवन में जिस ग्रंथ की रचना अपने ओल्ड एज में की या अपने वृद्धावस्था में की, उस ग्रंथ का नाम है लॉज। यह भी आपको यहाँ ध्यान में रखना। तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसकी आखिर में रचना की, वो ग्रंथ का नाम है लॉज। यहाँ पर एक और बात भी है कि वो कौन से 2 ग्रंथ हैं जो कि जिसमें कि प्लेटो अपने मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं से बाहर निकल करके जहां पर कानून की बात करता है, यानी कि अपने रिपब्लिक में वो ये कहता है कि कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, आदर्श राज्य में केवल दार्शनिक राजाओं का शासन होना चाहिए। किंतु जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो अपने जीवन में ये प्रयास करता है दियोनिसिस प्रथम और द्वितीय को दार्शनिक राजा बनाने का, किंतु वो असफल हो जाता है। तब प्लेटो को यह लगता है
कि दार्शनिक राजा तो केवल काल्पनिक वस्तु है। यदि वास्तव में नगर राज्यों को बुराइयों से मुक्त करना है तो दार्शनिक राजाओं का एक विकल्प होना चाहिए, वो विकल्प कानून है। तो यह कानून की वकालत करता है, कानून से शासन होना चाहिए। कानून से शासन होना चाहिए, ये बात कौन से ग्रंथों में कहता है? तो 2 ग्रंथों के नाम बताइए, तो वो है स्टेट्समैन और लॉज। एक और तथ्य, और वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटो जो है वो सुकरात प्लेटो के सभी ग्रंथों का पात्र है, किंतु एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें सुकरात नामक व्यक्ति कहीं नजर नहीं आता, सुकरात पात्र के रूप में नजर नहीं आता। वो ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है लॉज, यानी कि लॉज में सुकरात नहीं है, सुकरात गायब हो गया है। और उसका अर्थ यह भी है कि सुकरात जो कि दर्शन की प्रतिष्ठा करता है, लॉज तक आते आते प्लेटो थोड़ा सा हम कहें कि हार गया है कि दर्शन वास्तविक जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, वास्तविक जीवन में तो कानून का बंधन भी है। यह बात वो सुकरात के मुंह से नहीं कहलवा सकता था, इसलिए सुकरात इसके प्रमुख पात्र के रूप में लॉज में नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। कल कुछ और प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।